हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीपी साइंस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोगों की तैयारी को और बढ़ाने के लिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, यानी क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स आपका पूरा कंप्लीट हम इसमें देखने वाले हैं। आपका इसमें जो भी पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखेंगे और साथ ही जो इस पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं उनको भी देखेंगे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप हर एक क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपके मॉडर्न फिजिक्स से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर। इसमें मॉडर्न फिजिक्स से आपका ये कंफर्म होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही आपका 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दूसरी बात ये है कि आपको बहुत कम सोल्व करना होता है और पूरा नंबर मिलता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में आपका क्या होता है, शॉर्टली आपका आंसर आ जाता है, कम में ही आप हल कर सकते हो आसानी से और आपका अच्छा नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब हमारा देखना है क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले क्या देखना है, मॉडर्न फिजिक्स को। तो अब इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातुओं की देहली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या? यानी पहला आपका तो आ गया क्या, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो धातु, यानी यहाँ से आपको डब्ल्यू नॉट 1 का मान दिया कितना, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये दूसरा डब्ल्यू नॉट 2 का आपको कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कह रहा है इनकी देहली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या हो। देखो ये आपका जो डब्ल्यू रहा होता है, डब्ल्यू क्या होता है, एच एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। इसी को आप लिख सकते हो क्या, एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा नॉट क्या है आपका, लेमडा नॉट आपका क्या है, ये है आपका देहली आवृत्ति तरंग, देहली तरंग। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको डब्ल्यू मान दिया है, एस सी अपॉन लेमडा, ये कर दो। तो देखो अगर आपने निकालना है तो आपसे पूछा क्या, देहली तरंग, यानी यहाँ से अगर आप निकालोगे तो लेमडा नॉट का मान निकालो क्या होगा, एस सी अपॉन डब्ल्यू। क्या होगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट, ये होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट 1 अपॉन लेमडा नॉट 2, ये बराबर किससे होगा, तो लेमडा नॉट का निकालो क्या होगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट 1 बटे एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट 2। ये करोगे नहीं, तो सिंपल सूत्र था, लेमडा नॉट क्या, एच सी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू नॉट। अब इसको हम क्या कर दिए, यहाँ उठा रख दिए। देखो लेमडा नॉट क्या होगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट 1, पहले के लिए पहला लिखते हैं, दूसरे के लिए ये कर सकते हो इतना। अब सिंपल देखो इससे ये क्या होगा, कट जाए। अब ये बटे बटे के पलट जाएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा लेमडा नॉट 1 बटे लेमडा नॉट 2 बराबर, देखिए पलट जाएगा तो आपका डब्ल्यू नॉट 2 ऊपर हो जाएगा। अब डब्ल्यू नॉट जो 1 है वो कहाँ जाएगा, तो ये आपका अनुपात आ गया। अब मुझे पहले मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान रखो क्या होगा, डब्ल्यू नॉट 2, डब्ल्यू नॉट 2 मान कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर दो, देखो 4 का 4, 4 पंचे 20, यानी लेमडा नॉट 1 अनुपात लेमडा नॉट 2 जो आएगा वो क्या है आपका, 1 अनुपात 5। कितना आएगा, 1 अनुपात 5, यानी इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 5। समझ आएगा, सिंपल था कि नहीं, बिल्कुल सिंपल था। आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और उसमें आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना था, बस एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला रखना आज। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवृत्ति एफ का एक वर्णी प्रकाश देहली आवृत्ति एफ नॉट के उत्सर्जक पर आपतित होती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या की गतिज ऊर्जा गणना करें। यहाँ पर कीजिए, यहाँ रहेगा, यहाँ कीजिए, यानी कह रहा है एक एफ का आवृत्ति एफ का एक वर्णी प्रकाश किरण देहली आवृत्ति एफ नॉट वाले को गिरता है, तो कह रहा है सिंपली आप क्या बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित है उसका गतिज ऊर्जा। तो देखो आपको यहाँ कुछ कह रहा है आइंस्टीन का समीकरण, आप चाहे लिख सकते हो आइंस्टीन का समीकरण, लेकिन हम उसको देखने वाले हैं एकदम अच्छे से। देखो जैसे यहाँ पर आपको पास क्या है, एक धातु की सतह, यहाँ पर क्या है, धातु की सतह। अब इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश किरण अगर आती है, इस धातु की सतह पर क्या होता है, कोई प्रकाश किरण आती है, देखिए यानी फोटॉन, जिसकी आवृत्ति है यफ। जिसकी आवृत्ति क्या है, यफ। इसकी आवृत्ति यफ, ध्यान दीजिए इसकी आवृत्ति क्या है, यफ। ठीक है, अब यफ आवृत्ति का एक फोटॉन इस पर आ रहा है,
तो इसमें से आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप जानते हो कि जब किसी धातु की सतह पर फोटॉन गिरता है या आता है तो अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है। किसको देता है? इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन को सारी ऊर्जा देता है, तब वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकलता है। तो बाहर निकलते वक्त जो फोटॉन की ऊर्जा होती है दो भागों में बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले बताती है फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा यह दो भागों में बढ़ती है। किन किन भागों में? पहला धातु के कार्यफलन, धातु के कार्यफलन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा। पहला धातु का कार्यफलन, दूसरा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इन दोनों में बढ़ता है। अब अगर देखोगे तो फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? एच इंटू न्यू। देखिए यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है? एच इंटू एफ, ये क्या है? फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? एच इंटू एफ, ये क्या होता है? आवृत्ति बराबर। अब देखिए धातु का कार्यफलन क्या होगा? धातु का कार्यफलन आपका होता है डब्ल्यू नॉट प्लस गति ऊर्जा को लिखते हैं के, गति ऊर्जा क्या लिखते हैं? के। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू नॉट अभी आपने पीछे भी देखा था, डब्ल्यू नॉट क्या हुआ था? ये एच एफ बराबर आपका हो जाएगा एच एफ नॉट, क्योंकि देहली आवृत्ति यहाँ पर जो है आपको देखो एफ नॉट दिया ना, एफ नॉट का उससे संबंध नहीं होता है, एच एफ नॉट प्लस क्या होगा आपका? के। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा निकालना, तो इसको इस तरफ परेशान कर दो, देखो क्या हो जाएगा? के ई बराबर, देखो इसको इस तरफ परेशान करेंगे क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ये होगा। अब इन दोनों कुछ कॉमन है, देख लो के ई बराबर का हो जाएगा, एच कॉमन ले लो, एच क्या है? दोनों है ना, दोनों कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा? एफ माइनस एफ नॉट। ये आपका आ गया क्या? गतिज ऊर्जा। ये क्या आ गया आपका? गतिज ऊर्जा। ये आपका क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जाने की गतिज ऊर्जा क्या होगी? एच एफ माइनस एफ नॉट, एच एफ माइनस एफ नॉट। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। ये आइंस्टीन का समीकरण, देखिए आइंस्टीन का समीकरण यही सिद्ध हुआ था। यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिख देंगे क्या? के ई बराबर क्या होता है आपका? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तब आपका क्या हो जाएगा? देखो तब आपका हो जाएगा यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच कोष्टक में एफ माइनस एफ नॉट। यही आपका है आइंस्टीन का समीकरण। यही आपका क्या है? आइंस्टीन का समीकरण। तो यही आपसे पूछा है, एक स्टेप पहले पूछा था, तो सिंपल सा गति ऊर्जा निकाल दी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन अधिक को धातु की सतह पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जूल में क्या? गति ऊर्जा किसमें क्या करना है? जूल। अच्छा आप ये बताओ, अभी आपने गति ऊर्जा का सूत्र निकाला क्या? देखो यहाँ पर क्या ये अपना यानी इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो सिंपल सा हम लिख रहे हैं आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण। देखो आइंस्टीन समीकरण क्या होता है? आइंस्टीन का समीकरण, तो आइंस्टीन समीकरण क्या होता है? ई क्या? फोटॉन की ऊर्जा। ई बराबर होता है डब्ल्यू नॉट प्लस के ई। ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू नॉट प्लस के ई। यहाँ से अगर आप के गति ऊर्जा निकालोगे, देखो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? गति ऊर्जा हो जाएगा ई माइनस डब्ल्यू नॉट। गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? ई माइनस डब्ल्यू। ये हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान देखो दिया है तो कह रहा है कार्यफलन, यानी आपको दिया है डब्ल्यू नॉट का मान कितना दिया है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको दिया है इसका फोटॉन की ऊर्जा ने ई का मान दिया आपको 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि इसका गतिज ऊर्जा बताओ जूल। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गति ऊर्जा निकालो। अब बताओ अगर गति ऊर्जा निकालो तब अगर ये दोनों मान उठा रख दो, ये दोनों मान उठा रख दो, तो आप बताओ गति ऊर्जा निकल जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? के। तो के मान निकालो क्या होगा? तो ई का मान आपको 6.6 माइनस डब्ल्यू मान क्या है आपका? 205, 205, इसको घटा दो। तो घटाओगे तो के क्या आ जाएगा? के आपका आ जाएगा, देखो 5, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 401 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक देखो किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे पूछा किसमें? जूल। इसमें पूछा है जूल। तो आप याद रखो
कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है, किसमें बदलना होता है? जूल। तो क्या करते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1/6 × 10⁻⁻19 जूल। यानी इस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इसमें 1/6 जूल से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका अगर के निकालोगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 401 × 1/6 × 10⁻⁻19। अब आपका कितना आ जाएगा, जूल। इसका गुणा कर दो, देखो 16 का 16, 16 चौका 64 और 1 65, दशमलव दोनों को लगेगा, नहीं होगा तो 2 दशमलव इंटू 10⁻⁻9। तब गति ऊर्जा कितना आ गया, 6.56 × 10⁻⁻19 जूल। ये आपका क्या आएगा, गतिज ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की जो इस प्रोटॉन के धातु पर आपतित होने पर उत्सर्जित हुआ है। ठीक है, सिंपल था कि नहीं? सिंपल था बिल्कुल। आपको बस आइंस्टीन का समीकरण पता है तो आप निकाल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है किसी धातु का कार्यफलन। अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे देखिए। किसी धातु का कार्यफलन आपका 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा फिर गतिज ऊर्जा पूछा है, लेकिन फिर भी आप समझते चलो धीरे धीरे। देखो आपको कार्यफलन दिया कितना, W नॉट मान दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको तरंगदैर्घ्य लेम्डा का मान दिया है, लेम्डा मान दिया 100 एंगस्ट्रॉन, या इसको आप लिख सकते हो कितना, 100 × 10⁻⁻10 मीटर, या फिर लिख सकते हो 10⁻⁸। इसको लिख सकते हो 10⁻8 मीटर एंगस्ट्रॉन, मतलब 10⁻8 मीटर तरंगदैर्घ्य। फिर अब हमसे पूछा क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पूछा, अब ध्यान से गतिज ऊर्जा पूछा था आपका के ई बराबर होता क्या है, के बराबर होता है E - W नॉट। अब देखो यहाँ पर आपको W नॉट का मान किसने दिया है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको यहाँ पर तरंग दिया। अब तरंग के साथ ये तरंग का दिया, ये दिया आपका फोटान, इसका दिया है फोटान का। अब फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो फोटान की ऊर्जा का निकालोगे E बराबर, तो आपको क्या होता है hc/λ। और ये आएगा किसमें, ये आपका आएगा जूल, किसमें आएगा, जूल। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो फिर से इसमें 1/6 × 10⁻⁻19 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पहले E का मान निकालना होगा, तो अगर E का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो hc, h का मान कितना है 606 × 10 घाते आपका 603 होता है। कितना होता है 603, 603 × 10 घाते -34 इंटू सी, 606 होता है। सी का मान आपका कितना है 3 × 10 घाते 8 अपान लेम्डा, तरंग मान को कितना है 10 घाते -8, 10 घाते -8। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इन कर देते हैं। ये बड़ा आपका आएगा क्या, देखो ये 6 अगर इसमें करोगे तो आपका इसको लिख सकते हो 606 × 3 × 10 घाते। अब ध्यान सुनो, ये आपका क्या है 34। अच्छा तो नीचे -8 के ऊपर जाएगा हो जाएगा +8 हो जाएगा, 8 यहाँ और 8 यहाँ 16 हो जाएगा। अब 16 प्लस हो गया, अब प्लस में से 34 में से घटा दो, 34 माइनस है 16 प्लस है, तो 34 में से 16 घटाओ कितना चाहिए -18, इतना आपका आएगा जूल। किसमें आएगा, जूल। ठीक है, अब आपका ऊर्जा किसमें आ गया, जूल। अगर इस जूल को मान को आप बताना चाहते हो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कोई आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे देखो क्या आएगा, E बराबर आपका आएगा 606 × 3 × 10 घाते -18 है। इसमें आप भाग दे दो किससे, 106 × 10 घाते -19, ये आपका जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इसको काट सकते हो, देखो 106 का 106 और लगभग चौका 4 हो जाएगा, 16 चौका 64 4, ये 400 आप एक देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 401। तो अब देखिए इसका बड़ा इसमें करेंगे तो 3 का 3 यानी E बराबर आ जाएगा 12.3। अब देखो ये 19 से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 से निकल जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, यानी E का मान आपको कितना आ जाएगा 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में गया, कितना आपका आ गया ऊर्जा। अब यहाँ से अगर आप के मान निकालोगे तो के मान आपको कितना निकल गया 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W मान कितना है 606 इलेक्ट्रॉन।
अब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब घटा सकते हो, घटाओ कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा, देखो ये आपका जाएगा 0.0 तो देखो दशमलव में आएगा क्या आएगा, यहाँ सबका आएगा, इसमें दशमलव भाग में आएगा 4 दशमलव। अब देखिए 12 से 6 जाएगा, 6 आएगा, तो ये एक यानी 116.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा गतिज ऊर्जा। इसकी गति ऊर्जा कितना आएगी, इसकी गति ऊर्जा आएगी 116.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आपके सामने में सिंपल था, बस आपको क्या करना था, सबसे पहले तरंग दिया था उससे फोटॉन ऊर्जा निकालना था, फोटॉन ऊर्जा निकालना था, और उसके बाद आपको कार्यफलन दिया ही था, आप उसमें गति ऊर्जा सूत्र है तो सिंपल घटाने पर आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब पीवाईक्यू भी है आपके, ये पिछले समय में पूछे गए हैं, पिछले साल ये पूछे गए हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके आने की संभावना भी है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करा, एक गतिमान कण का दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 2.0 एंगस्ट्रॉम, तो कण का संवेग, देखो आपका तरंग दैर्घ्य दिया लैम्डा मान कितना दिया 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम आप लिखो तो 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसका संवेग, तो बताओ दे बराबर संवेग या संवेग का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो P बराबर होता है h/लैम्डा, P बराबर क्या होता है h/लैम्डा। तो यहाँ से आप क्या संवेग निकाल सकते हो, देखो P बराबर क्या आ जाएगा, h का मान होगा 6.6 × 10⁻34 अपान लैम्डा, लैम्डा मान कितना है, लैम्डा मान है 2 × 10⁻10, ये आपका आ गया मान। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 से काट दोगे 3.3 कट जाएगा, तो आपका P बराबर क्या आएगा 3.3 × 10 अब ध्यान से ये आपका माइनस, माइनस ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ 34 में से 10 घटाओ क्या हो जाएगा -24 इतना। अब संवेग मात्रक क्या होता है, संवेग मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है kg मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखें क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है, तब यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। अरे देखो सिंपल है, आपको कह रहा है यहाँ पे क्या है एक नाभिक है, ये क्या है हाइड्रोजन का नाभिक, फिर इसके चारों तरफ क्या है कक्षक, ये पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कक्षक है, तो कह रहा है इसके मूल अवस्था में, कहा मूल अवस्था, मूल अवस्था में क्या है, देखो मूल अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसकी ऊर्जा कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया है, ऊर्जा आपका दिया है उसका ई कितना दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है अगर इसको प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो ये किस कक्षा में जाए। तो याद रखो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा मतलब धनात्मक ऊर्जा, प्लस को क्या लिखेंगे आप, प्लस में तो आपको धनात्मक ऊर्जा, चलो एक बार फिर से करो डिलीट हो जाएगा। देखो आपका अगर किसी परमाणु, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बराबर, बराबर उसे ऊर्जा देने पर, उसे ऊर्जा, उसे ऊर्जा देने पर, देने पर वह आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। याद रखो अगर इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्था में, उसकी जितनी ऊर्जा है उतना ऊर्जा अगर प्लस में दे दोगे, उसकी ऊर्जा क्या होती है आयनिक, हुआ इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो कह रहे हैं किस ऊर्जा स्तर पहुंचेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह आयनित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आयनित हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, अर्थात परमाणु से बाहर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, परमाणु से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, परमाणु से कहाँ चला जाएगा बाहर। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसको ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दोगे तो आप हमेशा क्या चला जाएगा, परमाणु से बाहर चला जाएगा, वह आयनित हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान रीडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात। इसके बाद नियतांक है रीडबर्ग नियतांक के पद में। तो सिंपल ही आपका देखो कैसे होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान रीडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात करो। प्रथम रेखा, ठीक है, देखो सिंपल सा आपका व्यापक सूत्र क्या होता है, 1/λ बराबर क्या होता है, आर जेड स्क्वायर अपान 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आपका व्यापक सूत्र होता है किसी भी कक्षा के लिए। आप देखो तो ये आपका क्या होता है, व्यापक सूत्र। अब इससे आपको कहना है लाइमन से, इसके लिए लाइमन से। देखो अगर हम बात करें लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए देखो जो n1 का मान होता है, किसका मान, n1 का मान आपका होता है 1। इसका n1 मान कितना होता है 1। फिर कह रहा देखो आपको कह रहा क्या, प्रथम रेखा मतलब आपको यहाँ पर n2 का मान होगा कितना, 2। n2 मान कितना होगा 2। तब आप अगर निकालोगे तो देखो इसी सूत्र से निकालोगे। अच्छा यहाँ देखो एक चीज लिखा है जेड, तो जेड आपका क्या है, परमाणु क्रमांक आपका क्या है जेड। और हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन, देखो आपको किसके लिए बात करिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन बात करिए जेड का मान कितना होगा, तो यहाँ एक रखोगे इस तरह करोगे तो एक आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 1/λ बराबर आर 1/n। ये 1/n मान क्या है आपका, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो 1/n का मान 1 है स्क्वायर माइनस n2 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, 1/λ बराबर आर, यहाँ सबका 1/1 आएगा माइनस यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1/4। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 और 4 प्लस आपका 4 आएगा, तो आपका आ जाएगा 1/λ बराबर आर, यहाँ सबका आ जाएगा 4 यानी 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो देखो क्या होगा, 4 में से गया 3 यानी यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, r इंटू 3/4। ये आपका 1/λ। अगर आप लेमडा मान निकालोगे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3r। कितना हो जाएगा 4/3r, यानी लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य होगा आपका क्या होगा 4/3r। कितना होगा 4/3r। समझ में, ये आपका किसके लिए हो गया, लाइमन के लिए। इसी प्रकार आप किसके लिए निकाल सकते हैं, बामर के लिए। अगर आप इसलिए तो बामर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, बामर श्रेणी के लिए देखो बामर श्रेणी के जो n1 का मान होता है, n1 ये कहाँ शुरू होता है, n1 का मान आपका शुरू होता है 2 से। कहाँ से, 2 से। और n2 देखिए प्रथम रेखा ही का क्या का, प्रथम रेखा का। तो प्रथम रेखा मतलब इससे एक अधिक, तो आपका कितना आएगा, तीसरा। n2 मान क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वही सूत्र रखना पड़ेगा, क्या रखोगे 1/λ इक्वल टू आर, क्वेश्चन में 1/, देखो n1 मान क्या रखोगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस n2 मान क्या रखोगे 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या होगा 1/λ इक्वल टू आर, यहाँ से होगा 1/2 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 4 होगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर करने पर आएगा 4 माइनस 1/, अब बताओ 3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करने पर आपका आएगा 9। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो, अच्छा 9 का स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 9 लिखना है, ठीक है। एक बार स्क्वायर होगा तो लिखा है। चलो अब आप क्या करोगे, 4 और 9, 4 9 का अगर आप निकालोगे क्या लस 36 आएगा, तो क्या होगा 1/λ इक्वल टू आर, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 36। अब देखो 4 9 या 36 माइनस 4, तो इसको सॉल्व करो क्या होगा, देखो 9 में से 4 गया 5, तो 1/λ आपको क्या हो जाएगा आर इंटू 5/36, 8 के 5 का 36। अब इसको अगर 1/λ मान है, अगर लेमडा मान का क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 36/5 आर। ये आपका दोनों के मान हो गए जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये आपका किसके लिए हो गया, बामर श्रेणी के लिए हो गया। और ये आपका पीछे जो आया था किसके लिए था, आपका लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम तरंग है आपका 4/3 आर होगा, जबकि बामर श्रेणी के प्रथम तो आपका क्या होगा 36/5, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन का आंसर था जो आपको नॉर्मली आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको एक बार देख लीजिए।
अब बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करा है, वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 65-63 एंगस्ट्रॉम है, इस श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। पहली का आपको दिया है, दूसरे का निकाल। तो अब देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। किसके लिए कहा है, वामन। तो आप जानते हो वामन श्रेणी के लिए देखो आपका सूत्र वही रहेगा 1/λ इक्वल टू आर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये सूत्र ही रहेगा। अब इसको देखो कह रहा है वामन श्रेणी के लिए, किसके लिए, वामन श्रेणी। तो वामन श्रेणी के लिए आपको जो n1 का वो कितना होगा 2। अब वो कहा आपका प्रथम रेखा तरंगन मान दिया, आपको द्वितीय रेखा चाहिए यानी n2 का मान आपका कितना होगा 4 होगा, क्योंकि n1 मान कितना था 3, n2 कितना हो जाएगा 4। तो अब इसको निकालना है आपको, देखो सिंपली आप मान निकाल सकते हो 1/r बराबर 1/λ r। अब देखो वहां क्या होगा 1/n1, n1 कितना है 2, 2 क्या कर दोगे स्क्वायर माइनस n2, n2 माइनस 4, 4 क्या करोगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 1/λ बराबर 8, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या होगा आपका ये 1/λ इक्वल टू आर, अब इन दोनों का लस कितना होगा 16, ये आपको होगा 4 माइनस 1, तो 4 से क्या कितना 3, तो ये आपका आएगा क्या देखो r इंटू 3/16, 3/16। अब यहाँ से अगर लेमडा मान निकालोगे कितना आएगा, लेमडा मान निकालोगे क्या होगा 16/3 इंटू आर, 16/3 इंटू आर। तब यहाँ से अगर लेमडा का मान रख दो, किसका मान रखो लेमडा, तो लेमडा का मान देखो लेमडा मान निकालना तो क्या तो 16/3, 3 इंटू आर का मान कितना होता है, आर का मान होता है 1.097 गुणे 10 घाते 7, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, देखिए आपको ये 3 कितना है 3, अब 3 से भाग दोगे तो क्या होगा 3×5 15, दशमलव आपका होगा, एक आएगा 0, तो फिर 0 आएगा 3 3 करना है इतना चलता है। अब लिमिट का क्या आपका आ गया 533 बटे 1.097 गुणे 10 घाते 7। अब इसको भाग दो देखो ये आपका एक लगभग एक ही है, दशमलव के बाद 0 9 है लगभग एक ही है, या इसको अगर हटाओगे आप देखो 7 को खत्म करोगे आपका क्या हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा, 10 में 11, 11 से भाग दो क्या आ जाएगा 1144 बचेगा 9 दशमलव 93 होगा। अब 93 मतलब 11 के 28 गुणे 10 घाते माइनस 7, देखिए ये नीचे था इसको अगर ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -7, एक आ गया माइनस, समझ आ गया। अब इसको अगर अच्छा इसको आप एक अंक और बढ़ा लो, आपका 88 वाला 93 से तो 5×50 है 44 आएगा 44, ठीक है इतना। अगर इसको आप लिखना चाहो तरंग दैर्घ्य को देखो ये आपका आंसर होगा, अगर आपको तरंग में पूछा था आप लिख सकते हो कि 484 मीटर, इतना मीटर। लेकिन अगर आपको स्टार दिया तो स्टार बदलोगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो लैम्डा बराबर 4840 गुणे 10 घाते -10। देखो दशमलव के 3 अंक हम इधर लेंगे, 3 अंक जब दाएं तरफ ले जाते हैं तो घात में घट जाता है, तो 7 में 3 घट जाएगा क्या हो जाएगा -10। तो अब यहाँ से अगर लैम्डा मान आ जाएगा क्या हो जाएगा 4840 एंगल 4, ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी यहाँ से तरंग मान निकाल सकते। देखो इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आप चाहो मतलब नॉर्मल निकाल सकते, ठीक है। अब दूसरा तरीका एक और तरीका होता है, उस तरीका में आप पहले तरंग दैर्घ्य को लेकर तब दूसरा हल करो, पहले तरंग दैर्घ्य को लेकर तब क्या करो दूसरे को हल करो। देखो वो भी आप देख लो, ये आपका नॉर्मल था, देखो आपको ये दे या ना दे आप करो बिल्कुल सही, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है गलत, ये सही है। लेकिन आप चाहोगे कि सर बोलोगे सर ये क्यों दे दिया है, इससे हमको करना है, तो आप इससे भी कर सकते हो, देखो कैसे। तो अब आपको करना क्या है, पहली तरंग दैर्घ्य निकालना, देखो यहाँ से आपको पहली तरंग दैर्घ्य का लैम्डा निकालोगे क्या होगा, यहाँ से r1/n1, n1 का देखिए 2 रहेगा स्क्वायर माइनस n2 का यहाँ पर 3 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि देखिए पहले की रेखा के लिए निकाले, पहले रेखा ये सूत्र होगा और दूसरा निकालोगे तो 1/λ बराबर r, अब फिर यहाँ से होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का, ये दूसरी रेखा को होगा। अब क्या करो देखिए ये आपका किसके लिए है, पहली रेखा के लिए, ये आपका किसके लिए है पहली रेखा के लिए, और ये किसके लिए है दूसरी रेखा के लिए, ये किसके लिए है दूसरी रेखा के लिए। तो अब अगर सॉल्व करना है क्या करना है, सॉल्व करना है
तो क्या कर सकते हो नहीं इसको। देखो अब पहले में दूसरे से भाग देते हो, दूसरे में पहले से, तो दूसरे में पहले से भाग देना, किससे, दूसरे में पहले से भाग देने पर, अगर दूसरे में पहले से भाग दोगे तब देखो क्या आएगा आपका। देखो दूसरा आपका क्या है, एक बटा, इसको लेमडा टू लिखते हैं और इसको लेमडा वन, एक बटा लेमडा टू बराबर क्या है, आर वन अपान दो का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट दे दो, चार माइनस चार एक बटा 16। अब इस पूरा में भाग देते किससे, एक बटा लेमडा वन से, लेमडा वन एक बटा लेमडा वन बराबर क्या, देखो आर क्वेश्चन में आपका क्या होगा, एक बटा चार माइनस एक बटा तीन का स्क्वायर करो कितना होगा, 9, इनको सॉल्व करो कितना होगा, 9 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करोगे क्या होगा, यहाँ से आर से आर आपका कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर। अब बाकी जो सॉल्व कर दो, देखो ये आपका, अच्छा ध्यान करो, देखो एक बटे लेमडा टू बटे एक बटे लेमडा वन है, इसको पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा वन बटे लेमडा टू, ये बटे ऊपर आ जाएगा, लेमडा वन पर लेमडा टू बराबर क्या आएगा यहाँ पर, देखो इन दोनों का लस करोगे तो कितना आएगा, 16, कितना आएगा 16। अब यहाँ से आपका होगा 4 माइनस वन बटे इन दोनों का लस करो कितना आएगा, 36, इन दोनों को में आया 36, और यहाँ पर होगा 9 माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहीं पर आगे करना है, 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, 3 बटा 16 बटे, यहाँ 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 बटा 36। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ से आप एक चीज काट सकते हो, इसको 4 चौके 16 और 4 9 36, अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपका देखो लेमडा वन अपान लेमडा टू रहा, क्या रहा है, लेमडा वन अपान लेमडा टू आ रहा है आपका, देखो ये 3 बटा 4 है अपान बटा 9, तो ये आपका आ जाएगा 3 बटा 4, इसको हम पलट दे रहे हैं पूरे, ये क्या हो जाएगा 9 बटा 5, क्या हो जाएगा 9 बटा 5। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा, 9 तिरिक 27 बटा 20, 4 पंचे 20, ये आपका आएगा लेमडा वन अपान लेमडा टू मान कितना आएगा, 27 बटा 20। अब आपको किसका मान निकालना है, लेमडा टू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, लेमडा टू का मान। तो देखो आप इसको क्या ले सकते हो, अगर आप पलट दो इसको तो क्या ले सकते हो, देखो लेमडा टू अपान लेमडा वन बराबर क्या होगा, लेमडा टू अपान लेमडा वन बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 20 बटे 27। देखो इसको पलट दिए, दो ऊपर कर दिए एक नीचे कर दिया, तो आपका 20 ऊपर हो गया 27 नीचे, कितना आएगा। अब लेमडा वन जो है इसको 95 कर दो, तो आपका लेमडा टू क्या जाएगा, 20 बटा 27 गुणे लेमडा। अब आप ये तो लेमडा वन मान दिया है नहीं, आपको स्टार्टिंग में लेमडा वन मान दिया, देखो कितना दिया 65 63, तो इसका मान यहाँ रख दो, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा टू बराबर 20 बटा 27 इंटू 65 63, इंग्लिश में रखो, आपका आंसर में इंग्लिश में आएगा, ठीक है 65 63। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, चलिए अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखो इसको काटोगे यहाँ क्या होगा, 27 गुना 54, यहाँ से 11 1 6, यानी कितना 16, 27 3 81, 27 चौका 7 चौक 28 और 2 चौक 8 9 98, 108 होगा, फिर 108 16 8 3 यानी 27 3 लगभग 243, कितना आएगा 243 बार में कर जाए। अब अगर लेमडा टू मान निकालोगे क्या है, 243 के 20 पूरा कर दो, 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 दूना 4, तो कितना आ गया 48 60 एंगल 4, कितना आ गया 48 60 एंगल 4। तो आपका आंसर आ गया नहीं, देखो पिछली बार कितना आया था आपका, हम ओवरव्यू किए थे, देखो 48 40 आया था, वहां पर 48 60 आ रहा है, मतलब ये भी होगा, जो हम नॉर्मली आपका ऐसे मान हुआ कर देते ओवरव्यू, तब इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो दोनों से आपका आंसर हो जाएगा नहीं, देखो यहाँ भी 48 60 एंगल 4 है और यहाँ भी आपका 48 60, दोनों तरीके से आपका सही है, आप जिस तरीके से कर सको कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते, ठीक है। तो ये आपका सिंपल था, इसको आपको पूरा आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU है, यदि हीलियम नाभिक का द्रव्यमान इतना है तो हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपल देखो क्या कह रहा है आपका, हीलियम में आपका क्या होता है, देखो हीलियम नाभिक जो होता है इसमें आपका होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब इसको बनने में देखो आपको पता है द्रव्यमान क्षति निकाल, अगर आपको ऊर्जा निकालना तो द्रव्यमान क्षति निकालो, द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा डेल्टा एम बराबर आपका होता है, देखो ZMP प्लस
ए माइनस जेड यम यन, अब माइनस होता है यम कैपिटल एम। कैपिटल मतलब होता है नाभिक का द्रव्यमान, और यम स्मॉल मतलब होता है न्यूट्रॉन द्रव्यमान, और यम पी मतलब है प्रोटॉन द्रव्यमान, जेड क्या है परमाणु क्रमांक है, ए क्या आपका न्यूक्लियनों की संख्या। अब इसी सूत्र से अगर निकालोगे तो आपको डेल्टा एम मान निकल जाएगा। डेल्टा एम मान निकाला तो ऊर्जा निकाल सकते हो। तो देखो आपको यहाँ से किसका इसका मान दिया, आपको न्यूट्रॉन मान दिया नहीं, यम एन का मान कितना दिया है 1.0090 ए एम। इसी प्रकार आपको किसका मान दिया है यम पी का मान दिया कितना 1.0081 ए एम। अब फिर आपको यम कैपिटल एम का मान दिया कितना 4.0082। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है। देखो यहाँ पर दो चीज आपको और पता होनी चाहिए, हीलियम के लिए जेड का मान होता है आपका 2 और ए का मान कितना होता है 4। तो यहाँ से बताओ डेल्टा का मान निकाल सकते हो नहीं, किसका मान निकाल सकते हो डेल्टा यम का। तो अगर डेल्टा का मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो डेल्टा यम बराबर आपका होगा जेड, जेड मतलब आपका है 2 इंटू यम पी। अब देखो यम पी मान कितना दिया है, यम पी मान आपको दिया है 1.0081, कितना लिखोगे 1.0081 प्लस ए का मान आपका होता है 4 माइनस जेड का मान 2 और इंटू यम एन। यम एन देखो अब देख लो होगा, यम एन मान दिया आपको 1.0090, क्या लिखोगे 1.0090 माइनस कैपिटल एम मान लिखो 400,008 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो क्या है, देखो डेल्टा यम बराबर इसका गुणा करोगे 2 का 2 16 0 2 सॉरी देखो इसका आप दो गुणा कर दो क्या रहेगा, यहाँ से कर दोगे तो आपका इतना आ जाएगा प्लस, अच्छा तो 4 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा, अब 2 गुणा इसमें कर दो क्या हो जाएगा, तो 0 9 दूना 18 0.2 माइनस यहाँ से कितना आ गया 400,008 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या है, पहले डेल्टा एम बराबर देखो यहाँ 4 यहाँ 0 मतलब 2 यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा 2 6 8 14 1 1 2 और 1 3 दशमलव 0.224 माइनस आपका कितना आएगा 400,008 कितना। अब इसको घटा दोगे तो डेल्टा मान कितना आएगा, डेल्टा मान आपका कितना आएगा, देखो 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 8 जाएगा तो 14 जाएगा 8 कितना तेरा 6, फिर यहाँ पर देखो 2 बचा 2 से 0 जाए तो 0.4 इतना ए एम यू द्रव्यमान शक्ति कितना है 0.0260 एम, ये आपका द्रव्यमान शक्ति हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, देखो ध्यान से कि आप जानते हो कि एक एएमयू की ऊर्जा बराबर कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये जानते हो कि एक एएमयू की ऊर्जा कितनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं से अगर आप इसमें गुणा कर दो तो आपका ऊर्जा निकल जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा देखो 0.0260 गुणे 10 931 ये गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं इसका, तब गुणा करो काफी इसको देखो ये आपका लगभग 26 को बाहर हुआ पढ़ो 26 का 24 हाथ से लगा 2 26 3 78 78 और 2 80 हाथ से लगा 8 फिर 26 9 या तो 6 9 54 और 2 9 18 18 और 5 23 यानी 200 आपका आएगा कितना 34 234 में वो कितना जुड़ा 8 तो सब 8 2 कितना जाएगा 232 अच्छा 242 242 दशमलव कितने पे 1 2 3 या 3 लगा दो। देखो आपको इसको हम शुद्ध शुद्ध लिख दे रहे हैं 24.206 इतना आपका आएगा क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना क्या आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार कोई आपका ये आपका यहाँ पर रहेगा ये ठीक है, इतना आपका क्या आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये आपसे पूछा बंधन ऊर्जा पूछा तो बंधन ऊर्जा आपका होगा 24.26। अच्छा एक बार फिर देख लो क्या है हीलियम की बंधन ऊर्जा ज्ञात की, तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। देखो यहाँ कितना है आपका 24.26 आया है, ये आपका है क्या ऊर्जा कुल ऊर्जा। अगर आपसे पूछा है बंधन ऊर्जा देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है वो होता है E/1
न्यूक्लियनों की संख्या। एंड अगर आप कुल ऊर्जा में उसके न्यूक्लियनों की संख्या भाग देंगे तो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा जाएंगे बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना, देखो ये आपका है 2426 अपान एक मान कितना है 4, भाग दे तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आपका कितना आ जाएगा, देखो 24 में 4 भाग 6.06 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन, इतना क्या गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा बंधन। ठीक है, समझ में आया नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है। सिंपली आपको पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में किसका किसका मान दिया वो लिखो, फिर क्या पूछ रहा है उसको समझो, उसका सूत्र लिखो, अब मान उठा कर तो डेफिनेटली आंसर आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में घबराओ नहीं, आराम से पढ़ो, जिसका जिसका मान दिया उसको लिखो, फिर आप सूत्र लिखो और सूत्र में फिर मान उठा कर आंसर आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो C6C12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है 6C12 का द्रव्यमान, देखो यहाँ से आपको द्रव्यमान दिया है यम बराबर, देखिए यम नाभिक दिया है, 612 यम द्रव्यमान दिया कितना आपको दिया है 12.0038 AMU। फिर करा प्रोटॉन द्रव्यमान, प्रोटॉन द्रव्यमान देखो आपको दिया है एम पी मान कितना दिया है 1.0008 AMU। अनुचार द्रव्यमान आपको दिया है यम एन मान कितना दिया है 1.0090 AM। तो आपको बंधन जब कुछ फिर से वही करोगे, ये बताओ ये सवाल आप अपने से कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करो, पहले इस सवाल अपने से करो, फिर वीडियो आगे करके देखना है कि क्या आपने जो लगाया वही आया है गलत है, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपने जस्ट पहले आपको सवाल बता दिया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम अगर रुकेंगे तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ईमानदारी से। चलिए अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा एम, डेल्टा एम निकालेंगे तो देखिए कार्बन यहाँ पर दो चीजें और याद रखो, परमाणु आपका 6 है, न्यूक्लियन संख्या कितना है 12, देखो दिया ना 6C12, इसका मतलब यहाँ पर जेड का मान 6 है और एक मान 12। इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका जेड का मान 6 इंटू प्रोटॉन कितना है 1.0081 प्लस 12 माइनस 6 इंटू न्यूट्रॉन का कितना होगा 1.0090 माइनस, अब नाभिक, नाभिक का हम कितना दिया आपको देखो 12.003। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, देखो सॉल्व करो क्या होगा 6 का गुणा करो 6 का 6 और 6 थे 48, फिर एक जीरो है, फिर दशमलव के बाद 6 का प्लस, देखो यहाँ भी आपका था कितना 12 से जाएगा 6 हो जाएगा, 6 गुणा कर दो इसमें, देखो 0 6 में 54 यानी 5 4 एक जीरो और फिर यहाँ पर 6 10 माइनस कितना होगा 12.0038। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के डेल्टा एम बराबर कितना है, अब फिर डेल्टा एम बराबर निकालोगे क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाए, देखो 0 6 जोड़ोगे 6 आएगा, 8 4 12 4 5 9 और 1 10 1 6 6 12 10 माइनस आपका कितना है 12.003 कितना। अब इसको सॉल्व करना है तो अब सॉल्व कर सकते हो, तो फिर से क्या लिख सकते हो डेल्टा एम बराबर 1200 घटाओगे देखो 6 में से 8 जाएगा यानी 16 में 8 बचेगा, 16 कितने हो गया 8, फिर यहाँ देखिए एक उसको उधार दीजिए तो ये हो गया 11 से गया तो फिर से आपका बचेगा 8, अब यहाँ जीरो कुछ नहीं, यहाँ पे आपका बचेगा 9, फिर यहाँ 0.0 इतना AMU 0.0988 AMU, ये आपका क्या है द्रव्यमान क्षति, क्या क्या द्रव्यमान क्षति। अब बताओ अगर द्रव्यमान क्षति आया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो ऊर्जा, ये क्या होता है डेल्टा एम इंटू होता है, देखिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, लेकिन हमको पता है यहाँ पर AMU में आपको द्रव्यमान कितना दिया है AMU, तो आपको ये सोचना लगाना, आपको ये पता होगा यहाँ से, देखो आप यहाँ डाल लिख सकते हो ई बराबर, अगर निकालोगे तो एक AMU का ऊर्जा कितना होता है, एक AMU का ऊर्जा होता है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पर अगर ऊर्जा निकालो ई बराबर लिखो डायरेक्ट 0.0988 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका ऊर्जा निकल, इसका उड़ा करो। अच्छा ध्यान सुनो, देखो ये 889 मतलब लगभग, अगर ध्यान देखो अगर दशमलव भूल जाओ ये आपका 988 है, मतलब लगभग 1000 बराबर है, किस बराबर है 1000, अगर 1000 बराबर भाग पूरा करो क्या होगा, ये आपको नॉर्मली आएगा कितना, आपको ये आ जाएगा 920, अब दशमलव कहीं पे लगाया देखो, अगर हम यहाँ से इसको माने 1 2 3 4 4 अंक लगा दो,
तो अगर इसमें आप 4 नंबर दशमलव होगा, 4 जीरो बढ़ाने पर 4 होगा, तो ये दशमलव यहाँ पर आएगा, यानी आपका आएगा 92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? 92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आप गुणा कर लेना, इसके आसपास ही आएगा, एक तो अच्छा आपका दशमलव में आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको गुणा करो, कितना आएगा? 92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपका ऊर्जा आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पूछा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा तो आपको क्या निकलना होगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, क्या होगा? एनर्जी बटा एक न्यूक्लियन की संख्या। तो अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा? Be बराबर आपका क्या है? 92 बटा एक, मान आपको दिया 12, 12 से भाग दो। देखो 12 सत्ते 84, 12 96 होता है, लेकिन कितना आएगा? 12 सत्ते 84 दशमलव। अब बताओ 92 से 84 कितना हो जाएगा? 8 80। तो फिर से आपका 12 सत्ते 84 आएगा सर, कितना? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना आएगा? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका? C6 इसका। ठीक है, ये आपके सवाल थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे और देखते हैं। आगे क्या करा? पी टाइप अर्धचालक क्या है? पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है? देखो आपको यहाँ से पी टाइप एन टाइप का अर्धचालक सभी को समझना है। तो पी टाइप का अर्धचालक पूछा था, आपको बता रहे हैं सिंपली क्या होता है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि इन सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो पी टाइप का अर्धचालक क्या होते हैं? वे अर्धचालक, वे अर्धचालक जिनमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, यानी वे अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो क्या कहते हैं? पी टाइप के अर्धचालक। क्या बनाते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं, अर्धचालक बनाते हैं। याद रखो, अगर शुद्ध अर्धचालक में आप त्रिसंयोजी का अपद्रव्य मिलाओगे, त्रिसंयोजी मतलब क्या होगा? देखिए त्रिसंयोजी मतलब ये तो संख्या 3 से बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, मतलब यही 3 मिलाया जाता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। अगर इनको मिला रहे हो तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। तो ये आपका होता है पी टाइप का अर्धचालक। तो यहाँ से आपको देखिए कुछ चीजें और हम बताते रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आपको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। देखिए क्या, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अर्धचालक में आपका बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ के आना है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए क्या पढ़ के आना है? आपका पी प्रकार के अर्धचालक, यही पढ़ के जाना है, अर्धचालक, ये पहला पॉइंट। दूसरा, आपको एन प्रकार का अर्धचालक पूछा जा सकता है, एन प्रकार के अर्धचालक, ये पूछा जा सकता है। फिर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, पीएन संधि। पीएन संधि हर साल पूछा जाता है, मतलब हर अल्टरनेटिव, अगर एक साल पूछा गया, साल पूछा गया, पूछा गया, नहीं पूछा गया, या 7 सेट में से किसी न किसी से पूछा ही जाता है। अब आपका नसीब इतना सही नहीं है कि उस सेट में पूछा जाए जिसने पूछा हो, या वो सेट आपके पास है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो पीएन संधि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पढ़ के ही जाना, ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है? पीएन संधि जो अवक्षय परत होता है, अवक्षय परत, पीएन संधि में क्या? अवक्षय परत का टूटना और निर्माण। पीएन संधि में अवक्षय परत, ये भी पढ़ के जाना है। और इसमें एक चीज होता है, विभव प्राचीर, इतना समझा। अब इसका 5वां टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण, क्या? अर्धतरंगकारी के अपूर्ण तरंगकारी के रूप में। तो देखो एक सबसे पहले आपका पीएन संधि अग्र तथा पश्च अभिनत, क्या? अग्र तथा पश्च अभिनत। और फिर पीएन संधि, देखिए दोनों पीएन संधि
अर्धदिष्टकारी के रूप में, अर्धदिष्टकारी तथा तथा पूर्ण दिष्टकारी, पूर्ण दिष्टकारी, दोनों अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इतना टॉपिक आपको अर्धचालक पड़ गया, क्योंकि आपका जो अर्धचालक होता है इससे कम से कम 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 5 से 8 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं। यानी जिन्हें आपका न्यूमेरिकल नहीं आता या डेरिवेशन में दिक्कत आती है वो इस प्रकार के थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसके सवाल आते ही ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ जिसमें इस प्रकार सवाल न, तो आप इनको लिखकर अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपका डिविजन में मजबूत है, आपका न्यूमेरिकल भी सही है, तो अगर आप ये थ्योरी पढ़ के चले गए तो आपका मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज जाएगा। यानी आप जितना चाहते हो उतना तो आता है, आना ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, अगर ये आपको टॉपिक क्लियर करके जाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब देख लेते हैं अगर और क्वेश्चन एक तो छूटा हो तो। अब नहीं, चलो यहाँ एक और पूछा है, एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, इसमें आवेश वाहक क्या होता है। देखो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, तो आपका एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, यानी जब देखो वे अर्धचालक जो पंच संयोजी तत्वों से, पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर बनते हैं। क्या पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने, पंच संयोजी अपद्रव्य मतलब आपके पंच संयोजन क्या आते हैं, देखिए इसमें आपका आता है क्या, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। अगर इन सभी को मिला दिया जाए किसमें, आपका अर्धचालक में, तो ये आपके क्या बनते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक, तो मिलाने पर बनते हैं। यानी वे अर्धचालक जो पंच संयुक्त तत्व मिलाने पर क्या होते हैं, बनते हैं, वो बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। दूसरा इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा है आवेश वाहक। देखो अगर आप बात करें एन टाइप में आपका जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप की बात, पी टाइप में आपके आवेश वाहक कौन होते हैं, आवेश वाहक, तो पी टाइप में आपके आवेश वाहक होते हैं पोटर। क्या, पोटर। अब देखिए ये आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, और ये आपका होता है पोटर, तो दोनों बात रखो, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, पी टाइप में पोटर, लेकिन दोनों में दोनों होते हैं, एन टाइप में भी पोटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में भी होते हैं। बात यह है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, और पी टाइप में पोटर अधिकतम, पी टाइप में पोटर अधिकतम होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके आवेश वाहक होते हैं, मुख्य आवेश वाहक होते हैं एन और पी टाइप में अलग, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि पी टाइप में पोटर। तो आज हमने जितने टॉपिक पढ़ा आपका मॉडर्न फिजिक्स में लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया, उसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको कि जिसमें आपको कोई टॉपिक छूटा है, ठीक है। जितना टॉपिक पढ़ा है सफिशिएंट है, आप इसको पढ़ के जाओ और इसका रिवीजन जरूर करके आओ। और लास्ट में अर्धचालक चैप्टर जितने हमने टॉपिक बताया ये सभी महत्वपूर्ण है, यानी इन टॉपिक्स को देखिए, ये आपके जो टॉपिक यहाँ पर बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इनमें से कंफर्म है कि कोई ना कोई टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा ही, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके, और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करिएगा तैयारी अच्छे से कर सके। तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आ गया है, तो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपकी हम पूरी तरीके से मदद करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम तक साथ एकदम अच्छे से देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।